हेलो एवरीवन, वेलकम अनदर वीडियो। कल हमने बीज आधा पढ़ा था और आधा हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर लें। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बीज हमने आधा पढ़ा था, आधा आज हम पढ़ेंगे। भूलपोष के आधार पर बीज हमारा दो प्रकार का होता है। सबसे पहले भूलपोषीय और अभूलपोषीय। भूलपोषीय को हम एल्बुमिनस भी कहते हैं। यहीं हम अभूलपोषीय को गैर एल्बुमिनस भी कहते हैं। बीज हमारा भूलपोष के आधार पर दो प्रकार का होता है, भूलपोषीय और अभूलपोषीय। और हम भूलपोष को एल्बुमिनस भी कहते हैं और हम अभूलपोषीय को गैर एल्बुमिनस भी कहते हैं। हमारे बीज के पूरे विकास के बाद अगर उसमें भूलपोष बचता है, याद रहे बीज के पूरे विकास के बाद अगर भूलपोष बचता है तो हम उसे भूलपोषीय कहते हैं। बीज के विकास के बाद भूलपोष बचता है तो हम उसे भूलपोषीय कहते हैं, एल्बुमिनस कहते हैं। अगर हमारे बीज के विकास के बाद भूलपोष नहीं बचता है तो हम उसे गैर एल्बुमिनस या अभूलपोषीय कहेंगे। बीज के विकास के बाद भूलपोष बिल्कुल नहीं बचता है तो उसे हम गैर एल्बुमिनस या अभूलपोषीय कहते हैं। अभूलपोषीय को गैर एल्बुमिनस कहते हैं और भूलपोषीय को एल्बुमिनस कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे मोनोकोट सीड में कस्टर को ही आरंड बोलते हैं। डाइकोट में सोलोनेसी। अब अभूलपोषीय के उदाहरण हैं डाइकोट सीड, आर्किड सीड। और ये आर्किड सीड वैसे मोनोकोट सीड होता है और इसमें डाइकोट सीड भी आते हैं। बीज प्रसुप्ति, अब ये हेडिंग डाल लीजिए, बीज प्रसुप्ति। बीज अंकुरित ना होना, बीज प्रसुप्ति उसे कहते हैं। जैसे कि ये हमारा बीज है और उसे में जैसे उच्च ताप, जो इसे अंकुरित होने के लिए जो ताप और समय, उच्च ताप, जलवायु, जो भी इसे ज़रूरत होगी अंकुरित होने के लिए, वो मिलने में कितना समय लगता है तो ये अंकुरित होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का समय बीज प्रसुप्ति कहलाता है। जैसे एक बार इसमें पढ़ लीजिए, बीज अंकुरित न होना, ताप, वायु व प्रकाश इत्यादि की उचित परिस्थितियों में प्रसुप्ति खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर ताप, वायु, प्रकाश की उपस्थिति में तो बीज अंकुरित हो जाएगा तो उसकी प्रसुप्ति खत्म हो जाएगी। सिंपल सी बात यह है कि बीज जब तक अंकुरित नहीं होगा तब तक वो प्रसुप्ति अवस्था में है। ताप, वायु व प्रकाश इत्यादि की उचित परिस्थितियों में प्रसुप्ति खत्म हो जाती है एवं हो जाता है। प्रसुप्ति काल अलग अलग जातियों में, यहाँ दो इसलिए लिखा है क्योंकि अलग अलग दो बार पढ़ना है। प्रसुप्ति काल अलग अलग जातियों में अलग अलग समय के लिए होता है। जैसे हमारे गेहूं में अलग अलग होगा और मतलब अलग अलग जातियों में अलग अलग समय काल होता है। प्रसुप्ति समय काल, प्रसुप्ति के कारण बीज के भंडारण में सहायता होती है। जैसे एक टाइम पीरियड होता है बीज का कि ये इतने समय में ही अंकुरित करेगा, तो उसके कारण बीज भंडारण में भी सहायता होती है कि हाँ इस टाइम पीरियड के लिए हम इसको भंडारण करके रख सकते हैं। एक बार फिर से इस स्लाइड पर नज़र मान लीजिए। जैसे हमारा बीज है, बीज भूलपोष के आधार पर दो प्रकार का होता है, भूलपोषीय और अभूलपोषीय। भूलपोषीय को हम एल्बुमिनस भी कहते हैं, अभूलपोषीय को हम गैर एल्बुमिनस भी कहते हैं। भूलपोष अगर जिसमें बचेगा तो उसे ही हम भूलपोषीय कहते हैं। जिसमें बीज के विकास के बाद भूलपोष नहीं बचेगा उसे हम अभूलपोषीय कहते हैं। मोनोकोट सीड, कस्टर को ही आरंड कहते हैं। उदाहरण है इसके मोनोकोट सीड, कस्टर, आरंड, डाइकोट में सोलेनेसी। अब इसमें अभूलपोषीय को गैर एल्बुमिनस भी कहेंगे। बीज के बाद अगर भूलपोष नहीं बचेगा तो उसे ही मूलपोषीय कहते हैं। उदाहरण डाइकोट सीड, आर्किड मोनोकोट सीड होता है। अब बीज प्रसुप्ति अवस्था क्या है? बीज का अंकुरित ना होना, ताप, वायु व प्रकाश इत्यादि की उचित परिस्थितियों में प्रसुप्ति खत्म हो जाती है एवं बीज अंकुरित हो जाता है। प्रसुप्ति काल अलग अलग जातियों में अलग अलग समय के लिए होता है। प्रसुप्ति के कारण बीज के भंडारण में भी सहायता होती है। इसे नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप कि आपने वो सब नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं फल की। फल यानी फ्रूट को हम निषेचित अंडाशय भी कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, शुष्क फल और गुदेदार फल। शुष्क फल में जैसे सरसों, मूंगफली और बादाम और भी बहुत सारे जो शुष्क होते हैं उनमें आ जाते हैं शुष्क फल में। गुदेदार में जैसे अमरूद, आम, संतरा और भी बहुत सारे फल आते हैं। अब देखते हैं निषेचन के आधार पर फल कितने प्रकार का होता है। वास्तविक फल उन्हें कहते हैं वह फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है। वह फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है। वह फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है वास्तविक फल कहते हैं। उन्हें वास्तविक फल कहते हैं। वह फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है उन्हें वास्तविक फल कहते हैं। उदाहरण में लिख लिए सामान्यतः।
सामान्यतः, उदाहरण में सामान्यतः जो हमारे फल होते हैं वो वास्तविक फल होते हैं। वह फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है वास्तविक फल कहते हैं, उन्हीं को वास्तविक फल कहते हैं। वह फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है उन्हें वास्तविक फल कहते हैं। उदाहरण सामान्यतः जो हमारे फल होते हैं वो वास्तविक फल होते हैं। आभासी फल क्या है? आभासी फल वह फल जिनका निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त वह फल जिनका निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से होता है, अन्य भाग से होता है, वास्तविक फल कहलाते हैं। भाग से होता है। अन्य वह फल जिनका निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से होता है आभासी फल कहलाते हैं। आभासी फल कहलाते हैं। उदाहरण में लिख लो, जैसे कि सेब, स्ट्रॉबेरी। उदाहरण में सेब, स्ट्रॉबेरी। अगर नीचे को दिखाई भी नहीं दे रहा, पहले तो आई होप के दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है तो उदाहरण में सेब और स्ट्रॉबेरी लिख लो। वह फल जिनका निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से होता है उसे आभासी फल कहते हैं। वहीं वास्तविक फल वह फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है वह फल वास्तविक फल कहलाते हैं। सामान्यतः जो फल होते हैं हमारे वो वास्तविक फल होते हैं। वह फल जिनका निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से होता है उसे हम आभासी फल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में सेब, स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा। और अनिषेक जनित फल वह फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के हो जाता है। बिना निषेचन के हो जाता है। अनिषेक जनित फल कहलाते हैं। अनिषेक जनित फल कहलाते हैं। वह फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के हो जाता है निषेक जनित फल कहलाते हैं। उदाहरण में केला लिख लो, बनाना। उदाहरण में केला, ये हमारा बिना निषेचन के हो जाता है। अब फिर से पढ़ लीजिए। फल को निषेचित अंडाशय कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, शुष्क फल और गूदेदार फल। शुष्क फल में सरसों, मूंगफली एक्सेट्रा, और गूदेदार में आम, अमरूद, संतरा। फल 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक फल, आभासी फल और अनिषेक जनित फल। वास्तविक फल वह होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, वास्तविक फल कहलाते हैं। सामान्यतः जो फल होते हैं वो हमारे वास्तविक फल होते हैं। आभासी फल में वह फल जिनका निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से होता है उसे हम आभासी फल कहते हैं। उदाहरण में सेब, स्ट्रॉबेरी। और अनिषेक जनित फल वह फल जिसका निर्माण बिना निषेचन के हो जाता है हमारे अनिषेक जनित फल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए केला। इसे नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बात करते हैं सबसे लास्ट टॉपिक, जो इस वीडियो का भी लास्ट टॉपिक होने वाला है और इस चैप्टर का भी लास्ट होने वाला है, असंग जनन। बिना निषेचन के बीज का निर्माण असंग जनन कहलाता है, जिसमें बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाता है। ये अलैंगिक जनन है, किंतु लैंगिक जनन का एक तरह से नकल करता है, अनुहरण करता है। अनुहरण मतलब नकल करना, एक तरह से नकल करता है ये लैंगिक जनन की। वैसे ये अलैंगिक जनन है, लेकिन लैंगिक जनन की अनुहरण करता है। बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाता है असंग जनन में। असंग जनन यह अलैंगिक जनन है, किंतु लैंगिक जनन का अनुहरण करता है या फिर नकल करता है असंग जनन। उदाहरण घास, एस्टुरेसी, कुल, इटिसी। और बहुभूरता क्या है? बहु वाली बहु नहीं है, ठीक है, वाइफ वाली बहु नहीं है ये। बहुभूरता मतलब वो तो बड़ा होगा ना, प्लूरल और सिंगुलर, तो वो वाला है एक से ज़्यादा। भूरता मतलब एक से ज़्यादा भूर पाए जाएंगे, नाम में ही पता चल रहा है। एक से अधिक भूर का उपस्थित होना बहुभूरता कहलाता है। एक से अधिक भूर का उपस्थित होना बहुभूरता कहलाता है। जैसे कि नींबू की बहुत सारी किस्मों में एवं आम की कुछ किस्मों में बीजांडकाय में एक से अधिक उभार उत्पन्न होते हैं, जो कि भूर में विकसित हो जाते हैं। जैसे कि
डायग्राम, बीजांड का डायग्राम मैंने बहुत बार बनवा दिया है, आप भी बना बना कर ट्राई करिएगा। कुछ इस तरह से बीजांड का डायग्राम होता है। दो ही होते हैं ये। इतना तो पता ही होगा कि ये हमारा नाभिका होता है, ये हमारा बीजांड द्वार होता है, ये हमारा नाभिका होता है, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, द्वार, ये नाभिक, निभाग, ये हमारा निभाग होता है, बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, और बीजांड काय बोलते हैं इसे, जो हमारे भ्रूण को पोषण देगा, बीजांड काय। ये हमारा भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश और भ्रूण पोष दोनों अलग चीज़ें हैं। और यहाँ पर हमारे कुछ इस तरह से उभार पाए जाते हैं, जिसे हम अधिक उभार उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये इस तरह से कुछ उभार पाए जाते हैं, जो कि जिन्हें हम भ्रूण कहते हैं, भ्रूण। और इसको हम बीजांड काय बहुभ्रूणता कहते हैं, बीजांड काय, बीजांड काय, काय बहुभ्रूणता, 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 इसको हम बीजांड काय कहते हैं, और बीजांड काय बहुभ्रूणता। सारे बीजांड काय एक जैसे होते हैं, सारे भ्रूण एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, क्लोन होते हैं। क्लोन का मतलब समझते हो ना, क्लोन उसे कहते हैं जैसे कि कोई भी अलैंगिक जनन करता है तो उसका जो संतति होती है वो क्लोन होती है, एग्जैक्टली पेरेंट्स के समान होती है। जैसे कि हमारा आलू है तो उसके ही समान बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि कौन में वो है और कौन इसकी संतान है और कौन वो है, मतलब एग्जैक्टली डिक्टो कॉपी को हम क्लोन कहते हैं। तो सारे भ्रूण एक जैसे होते हैं जिन्हें हम क्लोन कहते हैं। एक बार फिर से नोट इसे रिवाइज कर लीजिए। असंग जनन क्या है? बिना निषेचन के बीज का निर्माण होना असंग जनन कहलाता है। या अलैंगिक जनन होता है लेकिन लैंगिक जनन का अनुहरण करता है। उदाहरण के लिए जैसे घास, स्टोरेसी और कुल एक्सेट्रा। बहुभ्रूणता क्या है? बहुभ्रूणता एक से अधिक भ्रूण का उपस्थित होना, जैसे नाम में ही पता चल रहा है बहुभ्रूण, यानी अगर इसका संधि विच्छेद भी करेंगे, बहु मतलब अधिक, एक से अधिक, और भ्रूण मतलब भ्रूण, अधिक बहुभ्रूणता, एक से अधिक भ्रूण का उपस्थित होना बहुभ्रूणता कहलाता है। नींबू की बहुत सारी किस्मों एवं आम की कुछ किस्मों में बीजांडकाय में एक से अधिक उभार उपस्थित होते हैं जो कि भ्रूण में विकसित हो जाते हैं, इसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं। इसे नोट कर लीजिए। और ये चैप्टर का हो गया है दी एंड। वीडियो पसंद आई हो, मैंने जैसे कि अगले चैप्टर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। अगर इस तरह से आपको पसंद आ रहा है पढ़ना और मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।